हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 5.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर उसके हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी दिया गया है और एनवा पद एन दिया गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर जब आप सारणी देख रहे हैं तो देखिए इसमें ए आ रहा है, डी आ रहा है, एन आ रहा है और ए एन आ रहा है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या जैसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो अब आप ये देखो कि समांतर श्रेणी का बेसिकली आपको ये ए जो होता है वो प्रथम पद के लिए डिनोट करते हैं हम। जो डी आपके पास होता है उसे हम सारवंतर बोलते हैं। एन कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी और ए एन मतलब एनवा पद हो जाएगा। तो देखिए जो ये ए एन होता है उसको आप एनवा पद बोलेंगे। अब आप यहां से ये देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले को आप कंटस्ट करें बिल्कुल ही, क्योंकि देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इस प्रश्न को पूरे को हल कर देंगे और बाकी अगर सवाल जो होंगे उनमें भी आपको ये काफी हेल्प करेगा। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप बिल्कुल ही कंटस्ट कर लें। ए एन का मतलब है यहां पर एनवा पद, ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब जो आप पद निकाल रहे हैं और डी मतलब सारवंतर। तो देखिए पहले भाग पर हम आते हैं। तो पहले भाग में आप देखिए आपको ए दिया हुआ है 7, आप देख सकते हो डी आपको दिया हुआ है 3, आपको एन दिया है 8 और आपसे ए एन का मान पूछा गया है। तो देखिए आप जब इस फॉर्मूले में लगाएंगे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो एक व्यापक फॉर्मूला था जो आपको याद होना चाहिए। तो देखो ए एन का मान आपको देखो 8 दिया हुआ है, अर्थात आप 8वां पद निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए की जगह अब आप 7 रख दीजिएगा यहाँ पर, तो मैं 7 लिख देता हूं, प्लस एन की जगह अब आपने 8 रख दिया माइनस वन इंटू डी अर्थात, और देखो डी का मान भी आप 3 रख दीजिएगा। तो डी का मान आपने यदि यहाँ 3 रख दिया तो आपके पास आ गया 7 प्लस, देखो ये तो 7 बन जाएगा, गुणा 3 किया तो ये 21 आ गया, अर्थात ए 8 आपके पास 21 प्लस 7 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास जो मान आ जाएगा रिक्त स्थान में वो 28 हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में आप देखिए आपको ए का मान दिया हुआ है -18, एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया है और आपको डी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम दूसरे भाग में जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। ए बराबर -18 दिया हुआ है, आपको एन बराबर 10 दिया गया है और ए एन बराबर 0 दिया गया है और आपको डी का मान अर्थात सारवंतर बताना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन के बराबर हो गया। तो यहां से आप देखो ए एन का मान तो आपके पास 0 हो गया, बराबर ए मतलब -18 प्लस एन मतलब 10 है, मतलब ए एन का मतलब था 10वें पद का मान 0 हो गया बेसिकली। तो ये 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो देखो -18 को जब आप पक्षांतर करोगे बाईं तरफ तो ये आपके पास +18 आ गया। अब यहां से आप देखो ये आपके पास 9 बन गया और ये गुणा डी हो गया। तो आप देखिए यहां से जो आपके पास डी आएगा वो 18/9 आ जाएगा, अर्थात 18/9 जब आप इसको हल करोगे तो डी का मान 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो दूसरा भाग था उसमें जो आपके पास रिक्त संख्या थी डी के नीचे वहां पर 2 आ जाएगा। अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो तीसरे भाग में आप देखो आपको ए नहीं दिया गया है, डी एन तथा ए एन दिया हुआ है। चलिए तीसरे भाग में जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। तीसरे भाग में आपको ए नहीं दिया गया है, तो देखो डी आपको दिया हुआ है -3, एन बराबर दिया गया है 18 और ए एन आपको दिया हुआ है -5। तो आप देखो वही फॉर्मूला लगाओगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 18 है, इसका मतलब ए एन का मतलब हुआ कि 18वें पद का मान -5 हो गया। तो आप सभी मान लगा दो, -5 बराबर ए का मान तो आपको निकालना है, प्लस एन की जगह अब आपने 18 लगा दिया और डी का मान आपने -3 लगा दिया। तो आप यहां से देखिए -5 बराबर ए, अब देखो ये तो 17 आ गया और गुणा -3 से किया तो ये आपके पास 17 इंटू 3 51 हो गया और ये माइनस चिन्ह यहां आ गया। अब आप 51 को पक्षांतर कर दोगे बाईं तरफ तो आपके पास 51 धनात्मक हो गया, -5 बराबर ए आ जाएगा। तो आप देखिए ए का मान आपके पास यहां से 46 हो जाएगा।
तो इस तरीके से a अर्थात प्रथम पद 46 हो गया। तो अब आप ये देखो कि आपको तीसरे भाग में a की जगह यहां पर आप रिक्त स्थान में 46 भर देंगे। अब हम चौथे भाग पर चलते हैं। तो देखिए चौथे भाग में आपको a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, लेकिन n नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और an दिया हुआ है आपको। तो चलिए चौथे भाग में जो जो आपको यहां पर दिया हुआ है उनको पहले लिख लेते हैं। आपको a दिया था -18.9, a मतलब प्रथम पद। आपको d दिया हुआ है 2.5, n नहीं दिया गया है, और an दिया गया है 3.6। आपको n निकालना है यहां पर। तो फॉर्मूला तो आपके पास वही एक ही फॉर्मूला है, व्यापक जो समीकरण होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an आपके पास है 3.6 बराबर a की वैल्यू -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आप 2.5 लगा दो। तो अभी आप ये देखो कि -18.9 को आप बाईं तरफ पक्षांतर कर दोगे तो आपके पास आ गया 3.6 प्लस 18.9 बराबर, देखिए दाईं तरफ बच जाएगा n माइनस 1 गुणा 2.5। अब आप यहां से ये देखिए कि 3.6 और 18.9 को यदि आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 22.5 आ गया बराबर 2.5 n माइनस 1 आ गया। तो अभी आप देखो यदि इन पॉइंट्स को आप हटाओगे, मतलब दशमलव को आपने हटाया तो एक जीरो आ गया। इसी तरीके से कुछ भी नहीं दिया है तो एक होता है, और जब आप इसको हटाओगे तो आपने यहाँ जीरो लगा दिया। तो देखिए 10 से 10 आपके पास कैंसिल हो गया, n माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 225/25। तो देखो 25 से 225 ये 9 बार कैंसिल हो गया, अर्थात n माइनस 1 आपके पास 9 आ जाएगा। तो अगर आप n का मान निकालोगे तो 1 को पक्षांतर कर दोगे तो ये 9 प्लस 1 अर्थात 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने चौथे भाग में n का मान भी ज्ञात कर लिया, जो कि आपके पास 10 के बराबर आया है। तो आप यहां पर 10 लिख देंगे रिक्त स्थान में। तो आपका ये भाग भी क्लियर हो गया। अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, इस प्रश्न के भाग संख्या 5 में। तो आप देखो यहां पर आपको a दिया है, d दिया है और n दिया है, a n नहीं दिया गया है आपको। तो चलिए सबसे पहले तो जो आपको दिया हुआ है आप वो लिख लीजिएगा और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो a का मान तो 3.5 दिया था आपको d 0 दिया गया है अर्थात सार्वंतर 0 है, n आपके पास 105 दिया गया है और आपको a n निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला तो आपके पास ये था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 105 है, इसका मतलब ए एन मतलब आपको 105वें पद का मान निकालना है। तो देखो ए एन बराबर आपके पास हो जाएगा ए मतलब 3.5 प्लस एन की जगह अब आपने 105 रख दिया -1 और डी की जगह आपने 0 रख दिया। देखो 0 है और 0 का गुणा आप किसी भी संख्या से कर दो, चाहे छोटी बड़ी कैसी भी संख्या होगी, 0 से गुणा होके तो वो आपके पास 0 ही बचेगा। तो ये पूरे वैल्यू आपने 0 लिख दी, 3.5 यहां चल रहा है बराबर ए एन हो गया। तो इस तरीके से ए एन आपके पास 3.5 आ जाएगा। तो अगर आप पांचवें भाग में देखोगे तो जो ए एन में रिक्त स्थान दिया था वहां पर आप 3.5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके यहां पर पांचों भाग हल हो जाएंगे। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि आप सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अर्थात मतलब ये हुआ, औचित्य देने का मतलब कि आपको बेसिकली इसको प्रॉपर तरीके से हल करना है। अब आप देखो पहले भाग में आपको दिया हुआ है कि एपी 10,7,4 डैश 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 का 30वां पद है, और आप देखिए आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं पहले भाग में और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए पहले भाग में आपको एपी अर्थात समांतर श्रेणी दी हुई है 10,7,4 और ये डैश डैश है, इसका मतलब ये काफी पदों तक चल रहे होंगे। अब आप यहां से देखो, सबसे पहले तो आपको यहां से ये पता लग गया कि जो पहला पद है वो 10 दिखाई दे रहा है, और पहले पद को तो आप ए से प्रदर्शित करते थे तो ए का मान आपके पास 10 आ गया। अब यदि आप डी निकालोगे तो वो आप या तो 7 - 10 करके निकाल लो या आप 4 - 10 करके निकाल लो, आपके पास हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि समांतर श्रेणी में आप जानते हैं डी अर्थात सार्वंतर समान ही आता है बार बार। तो आपके पास डी का मान -3 आ गया। अब आप देखो कि आपको 30वां पद निकालना है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब यहां से आप समझ लीजिएगा ए एन जो होता है इसका मतलब होता है एन वा पद।
जिस तरीके से a2 होता है आपके पास दूसरा पद, a3 आप बोलेंगे तीसरा पद, तो इसी तरीके से an होता है nवां पद। तो बेसिकली आपको यह समझ में आ गया कि 30वां पद पूछा गया है, अर्थात आपसे a30 पूछा गया है। इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आया कि a30 तो तब आएगा जब n की वैल्यू यहां पर 30 हो जाए। तो आप n बराबर 30 इस फॉर्मूले में लगा दीजिएगा। तो आपके पास a30 जो आएगा वो हो जाएगा a प्लस n की जगह आपने 30 माइनस 1 और d लगा दिया यहां, तो a30 अर्थात 30वां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस 29d, क्योंकि 30 माइनस 1 29 हो गया। तो आप देखो a का मान तो आपने 10 निकाल लिया यहां से और d का मान -3, बस आप उन मानों को रख दीजिएगा। तो a30 बराबर a का मान 10 हो गया प्लस 29 और d का मान -3, तो आप देखिए 10 माइनस 87 हो जाएगा, अर्थात a30 अर्थात 30वें पद का मान -77 हो जाएगा। तो इस तरीके से 30वें पद का मान -77 आ गया। लेकिन अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देख सकते हैं -77 विकल्प सी में दिया हुआ है, अतः विकल्प सी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में जो आपको एपी समांतर श्रेणी दी हुई है वो है -3 -1/2 2 डैश 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 का 11वां पद आपको बताना है। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए दूसरे भाग में जो आपको समांतर श्रेणी दी हुई है उसको लिख लेते हैं एक बार। उसका पहला पद आपको दिया हुआ है -3, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 2 और ऐसे करके आपको बोला गया है 11वां पद आपको बताना है। तो अब आप देखो a मतलब प्रथम पद वो तो -3 हो गया, d आप निकालोगे तो समांतर श्रेणी है तो कोई से भी 2 पदों का अंतर निकाल लो क्रमागत पदों का, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो यहां से देखो -1/2 ये +3 हो गया, तो यहां से आप देखोगे तो -1 प्लस 6/2 अर्थात 5/2 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपने d का मान भी ज्ञात कर लिया। अब आपसे 11वां पद पूछा गया है अर्थात a11 पूछा गया है, तो आपके पास फॉर्मूला तो था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपसे 11वां पद पूछा गया अर्थात आपको n का मान 11 लगाना होगा, तभी तो a11 बन पाएगा। तो आप देखो a प्लस n का मान आपने 11 माइनस 1 इंटू डी रख दिया। तो अभी आप ये देखिए कि a11 बराबर a का मान तो आपको प्रश्न में दिया हुआ था और आपने लिख भी लिया यहाँ पर -3 प्लस ये देखो हल करने पर 10 बन गया और d का मान आपने 5/2 निकाला ही है अभी। तो देखिए 2 से 10 ये 5 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से a11 अर्थात a11 या आप बोल सकते हैं 11वां पद आ जाएगा -3 प्लस 5 का गुणा 5 से करिए तो 25 आ जाएगा और यहां पर अब आपके पास 11वां पद 25 - 3 अर्थात 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से 11वें पद का मान 22 आ गया। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देखिए जो आपके पास सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास रिक्त स्थान दिया हुआ है 5 भागों में और आपको सभी रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए पहले भाग में आपको दिया हुआ है 2 रिक्त स्थान है और फिर 26 लिखा हुआ है आपके पास। तो अभी आप देखो कि जो आपके पास रिक्त स्थान है वो बेसिकली आपको निकालना है। तो यहां से आप देखो समांतर श्रेणी तो आपको पहले ही बता दिया गया है, तो आपको पहले भाग में आप देखिए आपके पास पहला पद अर्थात a तो तुरंत पता लग गया जो कि 2 के बराबर आ गया। अब आप यहां से ये देखिए कि आपको तीसरा पद दिया हुआ है अर्थात a3 दिया हुआ है 26। अब यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप देखिए आपको यही फॉर्मूला बार बार यूज करना है प्रत्येक भाग में और आपके पास डायरेक्ट उत्तर एक बार में आ जाएंगे। देखिए ए एन का मतलब है एन का मान आपको 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको एन दिया हुआ है 3 यहां पर। तो देखिए आपने एन का मान यहां 3 लगाया, तो देखो a3 बराबर a प्लस यहां 3 लगाओगे तो ये 3 - 1 अर्थात 2d आ जाएगा। तो आप देखो यहां से आपके पास a3 ये तो 26 दिया हुआ था आपको, a का मान आपके पास 2 है और प्लस 2d। तो देखो 2d बराबर यहां पर 26 - 2 अर्थात 24 हो गया। तो d का मान आपके पास
12 आ गया। अब ये तो आपके पास सारवंतर आ गया। अब आप देखो कि जो आपको निकालना है वो तो आपके पास बेसिकली A2 है। मैंने यहां A2 लिख दिया है और आपको A2 का मान बताना है। तो देखो आप फिर इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, बस अब आप n का मान 2 लगा दोगे। तो देखो A2 बराबर आपके पास A प्लस 2 माइनस 1 गुणा D बन जाएगा। तो देखिए A2 बराबर A प्लस ये 2 माइनस 1 होता है, 1 का गुणा D से करोगे तो D आ गया यहां से। तो देखिए A2 बराबर A का मान आपके पास 2 था और D का मान आपके पास 12 आ चुका है, इसलिए A2 आपके पास 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से रिक्त स्थान में आपके पास 14 आ जाएगा। तो देखिए आपने पहला भाग तो हल कर दिया। अब हम और भागों पर चलते हैं। तो दूसरे भाग में आप देखो आपको एक रिक्त स्थान दिया हुआ है 13, रिक्त स्थान 3 दिया हुआ है। तो देखो आप सबसे पहले जो प्रश्न है उसको लिख लीजिएगा, रिक्त स्थान कॉमा 13 कॉमा रिक्त स्थान कॉमा 3। अब आप देखिए आपको पहला रिक्त स्थान बनना है अर्थात प्रथम पद निकालना है, तो आप इसे A1 या A लिख दीजिएगा। और ये देखो ये तीसरा पद ही होगा समांतर श्रेणी का, तो आप इसे A3 लिख दीजिएगा। तो बेसिकली आपको A और A3 का मान ज्ञात करना है। फिर आप देखिए आपको A2 और A4 दिया हुआ है, अर्थात दूसरा पद दिया हुआ है 13 और A4 मतलब चौथा पद 3 दिया हुआ है। तो देखिए आपने फॉर्मूला तो यही पढ़ा है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। तो आप देखिए जो आप अगर A2 निकालेंगे यहां से तो n की जगह 2 लगाना पड़ेगा, तो A प्लस 2 लगाओगे तो D केवल 1 बचेगा, मतलब A प्लस D बचा। अब इसी तरीके से देखो आप यहां पर इसको लिख सकते थे A प्लस डी बराबर 13, क्योंकि A2 A प्लस डी आया और A2 13 तो प्रश्न में दिया हुआ है, इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब इसी तरीके से देखो अगर आप n का मान यहां पर 4 लगा दो तभी तो आपके पास A4 आएगा, क्योंकि आप 4 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको A4 पता है पहले से ही। तो देखिए A4 बराबर A प्लस ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 3D। तो देखिए ये आपके पास A प्लस 3D आया, ये तो चौथा पद आया और चौथा पद आपको प्रश्न में दिया हुआ है 3 के बराबर, तो आप इसको समीकरण संख्या 2 लिख दीजिएगा। अब आप यहां बेसिकली A और D निकालेंगे। तो देखिए आपके पास 2 रैखिक समीकरण आ रहे हैं और आपको उनको हल करना है। तो देखिए आप विलोपन विधि का सहारा ले सकते हैं घटाने पर। तो देखिए घटाने पर आपको ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास D माइनस 3D बचा और दाईं तरफ बचेगा 13 माइनस 3, तो माइनस 2D बराबर 10 बचा, अर्थात D का मान आपके पास -5 आ जाएगा। तो अब देखो D का मान आपके पास -5 आ गया, तो आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिएगा। जैसे यदि हम समीकरण 1 में रख दें, तो देखो समीकरण 1 में यदि आप रखोगे तो आपके पास A प्लस डी का मान आपने -5 रखा बराबर 13 आ गया, तो A का मान आप देखो आपके पास 18 आ जाएगा। तो आपके पास A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब आप ये देखिए कि आपके पास आपको यहां पर देखिए A3 और निकालना है। अब A3 निकालने के लिए आपके पास तो फॉर्मूला है कि A3 बराबर आपके पास A प्लस 2D आएगा, जब आप फॉर्मूले में n की जगह 3 लगा दोगे। तो देखो A3 बराबर A का मान 18 प्लस 2 D का मान -5, तो A3 बराबर 18 माइनस 10 आ जाएगा, अर्थात A3 अर्थात तीसरे पद का मान आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों मानों को रिक्त स्थानों में भर देंगे। A का मान मतलब प्रथम पद हो गया और A3 मतलब तीसरा पद आपके पास 8 आ जाएगा। अब देखो तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तीसरे भाग में आपको देखिए 5 पहला पद दिया है, फिर 2 खाली स्थान है और फिर 9 सही 1/2 दिया है। तो आप देखो तीसरे भाग को भी आप लिख लीजिएगा। आपको यहां पर 5 दिया हुआ है, 2 खाली स्थान दिए हुए हैं और फिर आपको 9 सही 1/2 लिखा हुआ है। तो अभी आप ये देखो ये वाला जो खाली स्थान होगा अर्थात दूसरा पद है तो आप इसे A2 लिख दीजिएगा, और ये तीसरा पद है तो आप इसे A3 लिख दीजिएगा। तो आपको बेसिकली A2 और A3 निकालना है। अब जो निकालना है उसको तो आप बाद में निकाल पाएंगे, पहले जो पता है उससे आप समीकरण बनाइए। तो देखो आपको तुरंत यहां से दिखाई दिया कि ये तो आपके पास A होता है, तो A बराबर 5 आ गया, और ये देखो आपके पास A4 है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। अब आप N का मान 4 लगा दोगे, तो देखो A4 बराबर A प्लस
3d आ जाएगा। तो आप देखिए A4 तो आपको प्रश्न में दे दिया गया, 9 सही 1/2, तो ये आ गया A मतलब 5 प्लस 3d। A का मान आप देखिए यहां से हमने लगाया है, तो ये देखिए जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ गया 19/2। अब देखो 5 को आपने पक्षांतर किया तो -5 बराबर 3d आ गया। तो इस तरीके से 19 - 10/2 बराबर 3d हो जाएगा। यहां से देखो 3d आपके पास 9/2 आ गया, तो d का मान 3/2 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपने d का मान तो निकाल लिया, अब आपको A2 और A3 निकालने हैं। तो आप देखो इसी फॉर्मूले का सहारा लोगे, तो अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रख दें तो आपके पास A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 गुणा d आ जाएगा। तो A2 बराबर A प्लस डी, अर्थात A2 बराबर A का मान देखो 5 है और D का मान 3/2 है, तो आपके पास ये हो जाएगा 13/2 के बराबर। तो इस तरीके से आपके पास A2 तो आ गया 13/2, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। और अगर आप इसी फॉर्मूले में देखिए n का मान 3 लगा देते हैं तो आपके पास A3 आएगा, तो ये आ जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी। तो A3 बराबर A प्लस 2d आ गया। तो देखिए A का मान तो 5 हो गया और D का मान 3/2 है, 2 का गुणा करेंगे तो 3 बचा, तो A3 आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो रिक्त स्थान में दूसरा पद और तीसरा पद था उनका मान भी ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग 4 पर। तो देखिए इसमें आपको बोला गया है -4 पहला पद, फिर खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान और फिर 6। तो देखिए इनको हम पहले लिख लेते हैं। चौथे भाग में आपको बोला गया है कि पहला पद तो आपके पास -4 है, फिर खाली स्थान है, फिर एक और खाली स्थान है, फिर आपके पास एक और खाली स्थान है, आपके पास एक और खाली स्थान है और फिर आपके पास 6 लिखा हुआ है। तो आप देखिए आपको जो प्रश्न दिया हुआ था कि आपके पास 4 खाली स्थान है, वो आपने ऐसा लिख भी दिया। अब यहां से आप देखिए आपको तुरंत ये समझ में आएगा कि पहला पद जो है वो तो -4 हो चुका है, अर्थात A का मान -4 आ चुका है। अब देखिए ये आपके पास A2 होगा, A3, ये A4, A5 और ये आपके पास A6 हो जाएगा। तो आपको A6 भी पता लग गया 6 के बराबर है। अब फॉर्मूला देखिए AN बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है। अब आप ये देखो AN मतलब n का मान आप 6 लगा दो, तो आपके पास आ जाएगा A6 बराबर A प्लस 5d, क्योंकि आपने n का मान 6 लगाया तो 6 माइनस 1 बचा आपके पास। तो देखिए A6 आपको देखो प्रश्न में तो 6 दिया हुआ है और A प्लस 5d आप अपनी तरफ से जब लगाओगे तो A का मान तो -4 लगाओगे प्लस 5d, तो ये ऐसे लिख दिया। जब आप -4 को पक्षांतर करोगे बाईं तरफ तो 10 बराबर 5d आ जाएगा। देखिए -4 जो है पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 10 आ जाएगा। तो d का मान 10/5 अर्थात 2 आ जाएगा। तो देखिए आपने d का मान निकाल लिया बहुत आसानी से। अब हम बात करते हैं, तो अब आपको A2 निकालना है। तो देखिए इसमें आपको n का ऐसा मान लगना है कि A2 आपके पास आ जाए, तो आपको सीधे दिमाग समझ में आ जाएगा कि n का मान आप 2 रख दो। तो A2 बराबर आपके पास A प्लस 2 माइनस 1 गुणा डी, अर्थात A2 बराबर A प्लस डी आ जाएगा। तो देखो A तो आपके पास -4 है और D का मान आपके पास 2 है, तो इस तरीके से आपके पास जो A2 आएगा वो -2 आ जाएगा। तो देखिए एक खाली स्थान का मान तो आपने ज्ञात कर लिया A2। अब बात आती है कि यहां पर देखिए A3 का मान भी ज्ञात करना है, तो आपको इसमें n की जगह 3 लगाना पड़ेगा। तो देखिए A3 बराबर आपके पास हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी, अर्थात A प्लस 2d। तो देखो A3 बराबर, अब आप A का मान देखो -4 लगा दो और D का मान आपने निकाल ही लिया है 2, तो 2d मतलब 2 गुणा 2 अर्थात 4 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास A3 का मान 0 आ जाएगा। तो आप देखिए आपने एक और खाली स्थान निकाल लिया A3। अब बारी आती है A4 और A5 निकालने के लिए। तो देखिए A4 यदि आपको निकालना है तो आपको n का मान 4 रखना पड़ेगा। तो आप देखो A4 बराबर आपके पास आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी, अर्थात A4 बराबर A प्लस 3d। आप देख सकते हैं A का मान तो -4 है और D का मान आपने 2 निकाला है यहां से। तो देखो A4 बराबर
-4 प्लस डी का मान 2 लगाया है तो 3 गुणा 2 6 आ जाएगा, अर्थात A4 मतलब चौथा पद जो होगा उसका मान आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर चौथे पद का मान भी निकाल दिया और बस अब आपको अंत में A5 अर्थात पांचवा पद निकालना है। तो आप A5 बराबर ये A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, क्योंकि आप n की जगह 5 लगा देंगे इस व्यापक फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो आपके पास ये आ गया A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो जब आप इसे हल करोगे तो A प्लस ये 4 आ जाएगा। अब आप A का मान लगा दो जो कि आपने -4 देखा था प्रश्न में, और D का मान आप निकाल चुके हो 2, तो ये 8 आ गया, अर्थात A5 आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि आपको प्रश्न में यहाँ पर 4 रिक्त स्थान भरने थे, A2, A3, A4 तथा A5। तो आपने उन मानों को निकाल भी लिया है। A2 का मान आपके पास -2 आया है, A3 का मान आप देखिए आपके पास 0 आया है, आपके पास A4 का मान 2 आया है और A5 का मान आपके पास 4 आया है। अब इसी तरीके से हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर चलते हैं। सबसे अंतिम भाग में आप देखिए आपको दिया हुआ है खाली स्थान 38, फिर खाली स्थान और एक और खाली स्थान, फिर 22। तो आप देखिए सबसे पहले आप इनको लिख लीजिएगा, पांचवा भाग। तो देखो खाली स्थान दिया हुआ है, फिर आपको 38 दिया हुआ है, फिर आपके पास खाली स्थान है, खाली स्थान और फिर 22 लिखा हुआ है। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको ये मान निकालना है, तो आप इसको तो A बोल देंगे क्योंकि प्रथम पद है। ये आपके पास देखिए तीसरा पद आएगा, तो ये आपने इसे A3 बोल दिया, इसे आप A4 बोलेंगे, इसे A5 बोलेंगे, अर्थात A6 आपके पास 22 आ गया और ये A2 बन जाएगा जो कि 38 आ गया। तो आप देखिए आपके पास A2 फॉर्मूले से आपने पढ़ा था कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D होता है। तो देखो A2 आपके पास हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 गुणा D, अर्थात 38 बराबर A प्लस D आपके पास आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे A6 के लिए, तो देखिए A6 आपके पास आ जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 गुणा D। तो देखिए A6 तो 22 है, तो ये A प्लस 5D आपके पास आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। अगर आप समीकरण 1 और 2 को एक साथ हल करें तो आप, मैं एक के नीचे ही समीकरण 2 लिख देता हूं, तो ये आ गया A प्लस 5D। अब देखिए अगर आप विलोपन विधि यूज करें तो देखिए माइनस माइनस माइनस, मतलब आपने अभी घटाया है समीकरण 1 में से समीकरण 2। तो आप यहां पर देखिए आ जाएगा 38 में से 22 घटाएंगे तो 16 बराबर, देखिए प्लस A में से माइनस A ये हो जाएगा तो ये 0 आ गया। अब ये देखो D में से आपको 5D माइनस का घटाना है, मतलब तो ये माइनस का 4D हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास माइनस का 4D ये आया है 16 के बराबर, तो D का मान -4 आपके पास आ जाएगा। तो आप देखिए आपने D का मान तो ज्ञात कर लिया, अब आपको A का मान भी ज्ञात करना होगा। तो देखिए आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं 1 या 2 में। जैसे हम यहां पर देखिए समीकरण 2 का सारा ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 22 बराबर A प्लस, देखिए 5D है और D का मान -4 है, तो ये -20 आ गया। तो A का मान यहां से आपके पास 22 प्लस 20 42 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास A का मान आ गया, मतलब पहला पद आपके पास आ गया है। आप देखो आपको A का मान निकालना भी था, अब आपको A3, A4 और A5 और निकालने हैं क्योंकि ये भी आपके पास रिक्त स्थान थे। तो देखिए अब A3 निकालेंगे तो ये तो A प्लस 3 माइनस 1 गुणा D आ जाएगा फॉर्मूले में। तो A3 बराबर ये A प्लस 2D हो जाएगा। A3 बराबर A का मान आप देखिए 42 आ चुका है और D का मान -4 है, तो 2D आपके पास -8 आ गया, अर्थात A3 आपके पास देखिए 34 आ जाएगा, क्योंकि 42 में से यदि आप 8 घटाओगे तो आपके पास 34 बचेगा। तो देखिए आपने A3 भी निकाल लिया। अब बात आती है A4 निकालने के लिए। तो देखिए यहां से अगर आप A4 निकालोगे तो वो तो आपके पास A प्लस 4 माइनस 1 गुणा D आ जाएगा, मतलब A4 बराबर देखो ये आपके पास आ जाएगा A का मान 42 प्लस 3 D का मान -4। तो A4 देखो 42 माइनस 12, अर्थात A4 जो होगा वो आपके पास 30 आ गया है।
तो इस तरीके से आपने A4 भी निकाल दिया। अब बात करते हैं कि आपको A5 भी निकालना होगा। तो देखिए A5 के लिए आपने पढ़ा है कि A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप देखो A5 बराबर, A का मान तो आपके पास 42, ये 4 आ गया, और D का मान -4, तो A5 आपके पास आ गया 42 माइनस 16, अर्थात A5 जो आपके पास आ जाएगा वो हो जाएगा 26 के बराबर। तो इस तरीके से आपने A5 का मान अर्थात पांचवा पद भी निकाल दिया। तो यहां से आप देखो आपके पास जो A3 आ जाएगा, जो रिक्त स्थान था वो 34 हो गया, A4 30 बन जाएगा मतलब चतुर्थ पद, A5 भी एक रिक्त स्थान था, ये आपके पास 26 बन जाएगा, और पहला पद भी एक रिक्त स्थान था जो कि आपके पास 42 आ ही चुका है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि AP आपको दी हुई है जिसके पद हैं 3, 8, 13, 18, और आपको बोला गया है इसका कौन सा पद 78 हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे तो बेसिकली आपके पास ऐसा कुछ आना चाहिए, 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, और एक पद आपके पास 78 बाद में आएगा। तो देखिए अब आपको ये देखना है कि जैसे 78 इसका कौन सा पद होगा। जैसे आप 8 को बता पा रहे होंगे तुरंत के 8 दूसरा पद होगा, कोई आपसे बोले कि 18 कौन सा पद होगा तो आप तुरंत गिन सकते हैं चौथा पद होगा। लेकिन 78 में आपको ऐसा तो नहीं है कि आप गिन गिन कर लिखेंगे। अब उसके लिए आप फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए माना nवा पद 78 हो जाएगा। अगर nवा पद 78 हो जाएगा तो इसको तो आप बस an करके लिखते थे, तो आपने इसको an लिख दिया। अब आप यहां से ये देखो कि अगर आप इस समांतर श्रेणी में तुरंत देखेंगे तो आपको a का मान तो तुरंत मिल जाएगा जो कि पहला पद होता है, काफी आसान होता है निकालने में, और आपने लिख भी दिया। अब बात करते हैं कि इसका सारवंतर निकालते हैं। तो देखो d सारवंतर 8 माइनस 3, या कोई चाहे तो 13 माइनस 8 भी कर सकता है, या कोई और छात्र चाहे तो 18 माइनस 13 भी कर सकता है, तो सब कुछ बराबर ही आएगा 5। तो इस तरीके से आपके पास सारवंतर भी आ गया 5। अब आप यहां से ये देखो कि आपको बेसिकली n निकालना है। तो देखिए आप फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो देखो an का मान तो आपके पास 78 हो गया, बराबर 1 प्लस a का मान 3 हो गया, n की वैल्यू आपको पता नहीं है n माइनस 1, डी का मान 5 हो गया। तो आप देखो 78 और ये 3 को आप पक्षांतर कर दोगे तो ये 78 माइनस 3 बराबर 5 गुणा n माइनस 1 हो गया। तो देखो ये 75 हो गया बराबर 5 n माइनस 1। तो ये 5 से अगर आप 75 को कैंसिल करेंगे तो 15 आ गया, तो 15 बराबर n माइनस 1 आपके पास आ चुका है। लेकिन आपको तो n का मान निकालना है, तो आप -1 को पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरीके से आपके पास n का मान 16 आ जाएगा। इसका मतलब जो an आपने 78 माना है वो बेसिकली a 16 है, मतलब 16वें पद का मान 78 है। तो आपको यहां से मालूम भी पड़ गया कि n का मान 16 आ जाएगा, अर्थात इस श्रेणी का 16वां पद 78 हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा सवाल है ये, आपको पहले भाग में देखिए दिया हुआ है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश डैश डैश, और अंत में 205 दिया गया है। बस आपको लिखने का तरीका ये प्रश्न में अलग है और चौथे प्रश्न में अलग लिखने का तरीका था, लेकिन मतलब दोनों का बिल्कुल सेम है। तो देखिए आप पहले भाग को हल कर रहे हैं तो 7, 13, 19 और ऐसे आपके पास 205 दिया गया है। तो अब आपसे बोला गया है कि इस श्रेणी में आपके पास कितने पद हैं। अब ये श्रेणी चूंकि 205 पर खत्म हो रही है, तो बेसिकली आपको यही बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 205 होगा। तो देखिए ए तो आपको तुरंत दिखाई दे गया, मतलब पहला पद तो 7 हो गया। डी मतलब सारवंतर, तो आप 13 माइनस 7 करके निकाल सकते हैं जो कि 6 आ जाएगा। कुछ छात्र 19 माइनस 13 कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही है। अब आप देखो कि आपके पास आपने माना कि इस श्रेणी में n पद हैं, मतलब an मतलब अंतिम पद आपके पास हो गया 205। तो आप फॉर्मूला लगाइए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो देखिए अब आप an का मान तो 205 लगा दीजिएगा क्योंकि आपको n का मान नहीं पता है। तो a का मान 7 प्लस n का मान तो आपको पता ही नहीं है, और d का मान आपने 6 लगा दिया। तो आप देखिए 205 माइनस 7 बराबर 6 गुणा n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने 7 को पक्षांतर कर दिया बाईं तरफ। फिर आप देख रहे हैं 205 में से यदि आप 7 घटाओगे तो 198 बचेगा, बराबर 6 गुणा n माइनस 1 आपके पास आ जाएगा।
तो देखिए 6 से यदि आप 198 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 33 आ जाएगा, अर्थात n-1 आपके पास 33 आ गया। इसका मतलब n बराबर 34 आ गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो प्रथम भाग में आपके पास श्रेणी दी हुई है उसमें आपके पास टोटल 34 पद हो जाएंगे। चलिए अब हम इसी प्रश्न के दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में जो आपको श्रेणी दी हुई है वो है 18, 15 सही 1/2, 13 और डैश 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 -47। तो आप इसमें देखिए आपके पास श्रेणी 18, अब मैं 15 सही 1/2 को 31/2 लिख सकता हूँ, 13 और ऐसे करके आपके पास -47 दिया गया है। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है इस श्रेणी में कितने पद हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि -47 इस श्रेणी का कौन सा पद हो जाएगा। तो देखिए ए तो आपको तुरंत समझ में आ गया 18। आपको डी अगर निकालना होगा तो चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो आप कोई से भी दो क्रमांकत पदों का अंतर निकालेंगे। तो 31/2 -18 किया तो ये 31 - 36/2 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपके पास देखिए डी का मान -5/2 आ जाएगा। तो देखो आपने ए और डी का मान तो ज्ञात कर लिया, अब आपको ये निकालना है इस श्रेणी में कितने पद थे, या आप बोल सकते हैं इस श्रेणी का कौन सा पद -47 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी -47 पे ही खत्म हो रही है। तो देखिए आपने मान लिया ए एन बराबर -47, मतलब इस श्रेणी का एनवा पद -47 है। तो अभी आप फॉर्मूला लगाइए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए ए एन का मान तो आप -47 लगा दो, बराबर ए का मान आप देखिए 18 लगा सकते हैं, प्लस n-1 और डी का मान आप देखो -5/2 लगा सकते हो। तो आप सबसे पहले देख रहे हो कि आप इस 18 को पक्षांतर कर दो बाईं तरफ, तो ये आ जाएगा -47 - 18 बराबर n-1 और कोष्टक में गुणा हो रहा है -5/2 का। तो आप देखो आप -47 और -18 को जब हल करोगे तो -65 आ गया, बराबर n-1 देखिए -5/2 आपके पास आ गया। फिर आप देख रहे हो कि माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से 65 गुणा 2/5 बराबर n-1 हो गया, क्योंकि आपने 5/2 को पक्षांतर किया है। तो देखिए दो भाग में था तो पक्षांतर करने पर गुणा में बदल जाएगा, और 5 देखिए गुणा में था इधर तो पक्षांतर करने पर देखिए भाग में आ चुका है। तो आप देखिए 5 से 65 को यदि कैंसिल करोगे तो 13 आ गया। तो इस तरीके से आप देखो 13 का गुणा अब आप 2 से करोगे तो आपके पास ये 26 के बराबर आ गया और ये n-1 आ गया। अब आपको तो n निकालना है बेसिकली, तो n आपके पास हो जाएगा 26 + 1 अर्थात n बराबर 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया कि इस श्रेणी में अर्थात दिए गए दूसरे भाग में जो समांतर श्रेणी है उसमें टोटल 27 पद हो जाएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 को अब हम हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, और यहां पर आप देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। बेसिकली आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसा है, और आपको आगे दिखा हुआ है क्यों। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इस एपी का एक पद -150 आएगा या नहीं, और फिर आपको अपने कथन का बेसिकली रीजन भी देना है, तभी तो आपको क्यों दिया हुआ है। तो आप देखो सबसे पहले आप एपी लिखेंगे तो पहला पद तो देखो 11 दिया हुआ है, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर आपके पास डैश 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 करके दिया हुआ है। तो अभी आपको हम समझाएंगे कि ऐसा कैसे चेक करेंगे। तो आप सबसे पहले मान लीजिएगा कि हाँ इस श्रेणी का nवा पद -150 हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास a मतलब प्रथम पद तो सीधे आ गया 11, और d मतलब सार्वंतर निकालोगे तो 8 - 11 अर्थात -3 आ गया। तो अब आपने माना कि हाँ इसका nवा पद है, तो अब आप उस पद का मान निकालो कि वो पद एक्चुअल में कौन सा होगा। तो देखिए आप ए एन बराबर a प्लस n-1 गुणा डी लगा देंगे फॉर्मूला। तो देखो आप तो मान रहे हैं कि हाँ -150 इस श्रेणी में आएगा, बराबर a का मान 11 प्लस n नहीं पता आपको कि कौन सा पद आएगा, तो d का मान आप लगा दो -3 आ गया। तो आप देखो ये आपके पास आ गया -150 - 11 बराबर -3 गुणा n-1। तो आप देख सकते हो मैं यहां पर हल करता हूं, यह आ जाएगा -161 बराबर -3 n-1।
तो देखो माइनस से ये माइनस आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास 161/3 बराबर n-1 आ गया है। तो आप देखिए n-1 बराबर, जब आप 161/3 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 5(3.66), इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। और फिर यदि आप n का मान निकालोगे तो ये 54.66 आ जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा तो ये भी ऐसे चलता रहेगा। अब इसका मतलब अगर आप इसको समझें तो ये बेसिकली आपके पास आया है n का मान 54.66, मतलब दशमलव में आया है। अब आप ये देखिए, अगर आप इसको थोड़ा बोलना चाहेंगे हिंदी में तो आप तो इसे ऐसे बोलेंगे कि हाँ, इस श्रेणी का 54.66वां पद -150 हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या कभी ऐसा संभव है कि कोई पद आप दशमलव में बोल रहे हैं, या जैसे आपने कभी कोई पद सुना हो कि 2.34वां पद, कभी नहीं सुना होगा। क्या कभी आपने ऐसा पद कोई सुना है कि 4.13वां पद? पद जो भी होते हैं वो हमेशा प्राकृतिक संख्याओं में होते हैं, जैसे एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, 12वां पद। तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर तो आपके पास ये दशमलव में आ रहा है, तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो ये असंभव है। इसका मतलब आपने देखा कि चूंकि n का मान नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए देखिए मैंने क्रॉस कर दिया। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 150 इस AP का कोई पद नहीं होगा। यहां पर 150 नहीं है बल्कि -150 है, तो -150 लिख देता हूं। तो इस तरीके से आपके पास रीजन भी आपने बता दिया, क्योंकि ये n का मान दशमलव में आ रहा था। हाँ, यदि n का मान दशमलव में ना आकर कुछ 10, 5 ऐसे कुछ आ जाता, तब आप बिल्कुल बोल सकते थे कि -150 इस AP का कोई ना कोई एक पद तो होगा ही, लेकिन अभी नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपको बोला गया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। तो आप देखो, आपको सबसे पहले 31वां पद ज्ञात करना है। तो अगर आप उस AP का प्रथम पद A मान लो और सार्वंतर D मान लो, तो आपके पास फॉर्मूला तो केवल एक ही फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। तो देखो अगर आप 11वां पद निकालोगे मतलब a11 आपके पास आ जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, या आप इसको बोल सकते हैं a प्लस 10d। देखो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, बराबर a11, और वो आपको देखिए प्रश्न में दिया हुआ है a11 का मान 38 है, और a16 भी लिख लेते हैं जो कि 73 दिया हुआ है। यहाँ पर आप 38 लिख दीजिएगा। ये आपके पास पहला समीकरण हो गया। अभी आप इसके लिए भी लिखेंगे 16वें पद के लिए। तो अभी आप ये देखो, अगर आप n का मान 16 लगा दो इसमें, तो आपके पास आ जाएगा a16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 गुणा डी। तो देखिए a प्लस 15d बराबर a16, मतलब आप देखो ये तो 73 हो जाएगा, तो आपने इसको 73 लिख दिया। फिर आप देखिए यहां से कि आपके पास दो समीकरण आ गए। एक समीकरण आया a प्लस 10d बराबर 38, और दूसरा समीकरण आया है a प्लस 15d बराबर 73। तो अगर आप इन दोनों को हल करें तो आपके पास तीन तरीके होते थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि। यहां पर मैं विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूं। तो देखिए घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये चिन्ह बदल दिए, तो ये -5d बराबर ये आपके पास -35 हो गया। तो देखो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो d का मान आपके पास 7 आ जाएगा। अब देखिए आपने d का मान तो ज्ञात कर लिया, अब आप a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आप कोई सा भी एक समीकरण ले लीजिएगा, जैसे मैं a प्लस 10d बराबर 38 वाला समीकरण ले लेता हूं। तो देखिए a प्लस 10d ये 70 हो जाएगा बराबर 38। देखिए a का मान आपके पास -32 हो जाएगा, क्योंकि 70 को तो आपने पक्षांतर कर दिया होगा, तो 38 माइनस 70 -32 हो गया। तो देखिए a का मान भी आपके पास आ गया और d का मान आ गया। अब आप इस प्रश्न पर आके आइए, तो आप देखेंगे कि आपको 31वां पद पूछा गया है, और आप जानते हो किसी भी श्रेणी का पद लिखने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपसे 31वां पद पूछा गया है तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा a31 पूछा गया है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आप n का मान क्या लगाएंगे। तो आपको समझ में आएगा n का मान यदि आप 31 लगाओगे तभी तो ये a31 बनेगा। तो आप a31 बनाएंगे जब उस फॉर्मूले में, तो a31 आपके पास हो जाएगा a प्लस
31 माइनस 1 गुणा डी। तो A31 आपके पास देखिए A का मान तो आपके पास -32 आ चुका है, प्लस ये देखो 30 बन जाएगा, और D का मान आप देखो ये 7 है, तो आपने 7 लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास देखिए A31 बराबर, देखो ये तो 210 आ गया, -32 आ गया आपके पास। तो यहां से जब आप इसको हल करोगे, अर्थात अब आप देखिए 210 में से 32 घटाएंगे तो आपके पास 178 आ जाएगा। तो A31 मतलब 31वां पद का मान आपके पास 178 आ चुका है, और आपसे यही पूछा भी गया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो आपको इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास एपी अर्थात समांतर श्रेणी में बोला गया है 50 पद है। अब आपके पास दिया गया है तीसरा पद 12 है, तो आपने A3 लिख दिया 12 के बराबर। अब इसी तरीके से आप देखिए कि आपको बोला गया था कि अंतिम पद तो 106 है। अब अंतिम पद आप देखिए टोटल 50 पद है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 50वां पद ही 106 है, तो आपने A50 लिख दिया 106 के बराबर। अब आप ये देखो कि आपको जो निकालना है वो तो A29 निकालना है, तो वो तो A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात A प्लस 28D हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि A29 अर्थात 29वां पद निकालने के लिए आपको A और D का मान की जरूरत पड़ेगी, और वो आपको अभी तो नहीं दिया है डायरेक्ट। तो आप देखिए A3 को यदि आप लिखोगे तो वो हो जाता था फॉर्मूले से A प्लस 2 इंटू डी। तो देखो 12 बराबर A प्लस 2D आ गया, इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। इसी तरीके से आप इसके लिए लिखेंगे तो A50 बराबर आप लिखेंगे A प्लस 49D। तो देखिए A50 तो 106 है, बराबर A प्लस 49D आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब आप देखो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक रैखिक समीकरण आ रहे हैं, जिसमें दो चर आपके पास A और D हैं, जिनके आपको मान ज्ञात करने हैं। तो अभी आप इन दोनों को हल करके मान ज्ञात कर सकते हो। तो देखो पहला समीकरण है A प्लस 2D बराबर 12, और दूसरा समीकरण है A प्लस 49D बराबर 106। तो अगर आप घटा दें तो घटाने पर आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं, तो देखो घटाने पर आप जानते हैं चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां पर प्लस चिन्ह है बेसिकली, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं दिया मतलब प्लस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए ए से माइनस है, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2D माइनस 49D बराबर। अब देखो यहां पर आपके पास बचा है 12 माइनस 106। तो अब आप देखो कि ये माइनस 47D आपके पास बचा, और जब आप इसको हल करोगे तो ये माइनस 94 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और अगर आप 47 से 94 कैंसिल करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, अर्थात डी का मान आपके पास 2 आ जाएगा। अब देखिए आपने डी का मान तो 2 निकाल लिया, अब आपको ए का मान भी चाहिए होगा, तो आप समीकरण 1 से इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखो समीकरण 1 में आपको दिया था a प्लस 2D बराबर 12, तो a प्लस 2D का मान 2 बराबर 12 हो गया। तो यहां से a प्लस 4 बराबर 12 आ जाएगा, अर्थात a बराबर 12 माइनस 4 मतलब a का मान 8 आ जाएगा। तो देखिए आपने a मतलब प्रथम पद निकाल लिया और d मतलब सार्वंतर भी निकाल लिया। अब आप देखो आपको तो प्रश्न में बोला गया था 29वां पद, मतलब A29 निकालना है, वो तो A प्लस 28D हो जाएगा फॉर्मूले से। तो अब आप बस A और D का मान यहां लगा देंगे, तो A का मान तो 8 हो गया, 28, D का मान आपके पास 2 हो जाएगा, तो ये 8 प्लस 56 हो जाएगा, क्योंकि 28 गुणा 2 अगर आप करेंगे तो आपके पास 56 आएगा। तो यहां से आप देखिए कि A29 8 प्लस 56 को यदि आप करेंगे हल करेंगे तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। इसका मतलब उस समांतर श्रेणी के 29वें पद का मान 64 हो जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा। तो आप देखो बेसिकली आपको बोला गया है कि किसी एपी का तीसरा पद 4 है, तो कुछ ऐसे टाइप का चल रहा होगा,
और ऐसे आपके पास देखिए 9वां पद भी आपको -8 दिया होगा और फिर आपको बोला गया है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो सबसे पहले तो A3 आपको दिया है 4 और A9 आपको दिया है -8। तो यहां से अगर आप A3 4 इसको हल करोगे तो ये A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। जब आप A9 बराबर -8 इसको लिखेंगे तो -8 बराबर A प्लस 8D हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब आप समीकरण 1 व 2 को हल करें तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए दो समीकरण को हल करने के लिए आपके पास 3 तरीके थे। एक था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि। यहां पर अभी हम विलोपन विधि अपना रहे हैं। तो देखिए पहला समीकरण है A प्लस 2D बराबर 4 और दूसरा समीकरण है A प्लस 8D बराबर -8। तो देखो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 2D माइनस 8D बराबर 4 प्लस 8 आ जाएगा। तो आप देखिए -6D बराबर 12 आ गया। तो D का मान आपके पास -2 आ जाएगा। तो देखिए D मतलब आपने सार्वंतर तो निकाल लिया समांतर श्रेणी का, जो कि -2 के बराबर आया है। अब इसी तरीके से आप किसी भी एक समीकरण में D का मान रख देंगे तो आपके पास A आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 का हम सारा ले लेते हैं। तो A प्लस 2 D का मान आप -2 रख दो बराबर देखो 4 आ गया। तो A माइनस 4 बराबर 4 आ जाएगा। तो A का मान आपके पास 8 आ जाएगा। तो अब आपने A और D तो निकाल लिए। अब बारी आती है कि आपसे बोला गया है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो आप मान लीजिएगा कि माना nवां पद का मान शून्य है, तो इसलिए आपको यह मालूम पड़ गया an बराबर 0। लेकिन n का एक्चुअल मान क्या है तो वो आपको नहीं पता है कि कौन से पद का मान 0 होगा। अब यहां से आप ये देखो कि आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। तो अब आप इस फॉर्मूले में a n तथा d के मान रख दो। तो देखो a n का मान तो आपके पास 0 है, a का मान आप निकाल चुके हैं 8, n का मान आपको पता ही नहीं है, ये तो आपको निकालना है, और d का मान आपके पास -2 आ गया। तो अगर आप 8 को इधर पक्षांतर कर दो बाईं तरफ तो आपके पास आ जाएगा -8 बराबर -2 गुणा n-1। तो आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 8 ये 4 बार कैंसिल हो गया, अर्थात आपके पास n-1 बराबर 4 आ जाएगा। तो n का मान देखिए 4 प्लस 1 अर्थात 5 आ जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दी गई समांतर श्रेणी का अगर आप 5वां पद निकालेंगे तो वो शून्य के बराबर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको बोला गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपको सार्वंतर ज्ञात करना है उस समांतर श्रेणी का। तो अभी आप ये देखो कि किसी एपी का 17वां पद, तो A17 मतलब A17 और आपके पास A10 दिया हुआ है। तो आपके पास ये जो कथन लिखा हुआ है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इससे आपको एक समीकरण बनाना है। तो आप देखो कि अगर आप समीकरण बनाओगे तो A17 अगर A10 से 7 ज्यादा है तो ये बराबर तो तब होगा जब आप यहाँ पर +7 कर दो। आप एक उदाहरण के तौर पर ये समझें, क्योंकि कुछ छात्रों को इसमें संदेह होगा, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि जैसे आपसे कोई बोले कि आपकी आयु मान लीजिएगा 20 साल है और आपसे कोई बोले, या फिर आप ऐसे समझिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पिताजी के पास मान लीजिएगा 125 रुपए हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि आपके पिताजी के पास आपसे 25 रुपए ज्यादा हैं, तो आप देखिए क्या लिखेंगे, आपके पिताजी के पास जो रुपए हैं, जो आपके पास रुपए हैं। अब आप ये देखो किसके, आपको तो बराबर चिन्ह लगाना है, तो किधर +25 कर देंगे, इधर की तरफ, तभी तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहां पर भी करेंगे कि A17 A10 से 7 ज्यादा है, तो A17 कब इसके बराबर हो जाएगा, जब A10 में आपने 7 जोड़ दिया। तो इस तरीके से बेसिकली आपके पास ये बन जाएगा। ये एक उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया था। अब यहां से आपको बोला गया है कि सार्वंतर आपको निकाल देना है। अब ये देखो आपके पास फॉर्मूला तो एक ही होता है, केवल an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। तो देखो अगर आप A17 निकालोगे मतलब n का मान 17 लगाओगे तो ये आ जाएगा a प्लस 17-1 गुणा d बराबर, देखो A10 यदि निकालोगे मतलब n का मान यहां पर आपको 10 लगाना होगा, तो ये आ जाएगा a प्लस
10 माइनस 1 गुणा डी प्लस इस 7 को आप ऐसे लिख दीजिएगा यहां पर। फिर आप देख रहे हैं कि ये तो आपके पास a प्लस ये 16 डी आ गया बराबर, देखो a प्लस, अब 10 माइनस 1 करोगे तो ये 9 डी आ गया और प्लस 7 आ गया। अब आप a प्लस 9 डी दोनों पदों को बाईं तरफ पक्षांतर कर दो। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि a और d के पद बाईं तरफ पहले से ही दिए गए हैं, इसलिए उनको एक तरफ कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस 16 डी तो पहले से ही चल रहा है, आपके पास हो जाएगा माइनस a माइनस 9 डी बराबर 7। फिर आप गौर करने पर पाएंगे कि a से देखिए ये a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर है। अब देखिए 16 डी और ये माइनस का 9 डी मतलब 7 डी आ गया बराबर 7 आ गया। तो आप देखिए आपके पास d का मान 1 आ जाएगा और d का मतलब ही होता है इस समांतर श्रेणी का सारवंतर। और आप देखिए आपसे सारवंतर ही पूछा गया था, अतः आपका इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 में आपको बोला गया है कि प्रश्न संख्या 11 में एपी एक दी हुई है जिसके पहले पद है 3, फिर पद है 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 15, 27, 39 और डैश डैश डैश। अब यहां पर सबसे पहले तो आप a और d इन सब के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। तो देखिए a मतलब होता था प्रथम पद, तो प्रथम पद तो निकालना बहुत आसान होता है, जो आपको पहला पद दिखाई दे वही हो जाएगा प्रथम पद। तो देखिए a हो गया 3। अब सारवंतर भी निकाल लेते हैं अर्थात स्मॉल d। तो देखिए उसके लिए आपने पढ़ा था आप a2 माइनस a1 कर दो या a3 माइनस a2 कर दो, कुछ भी कर दो आपके पास हमेशा बराबर आएगा। तो देखो जैसे 15 माइनस 3 हम कर देते हैं तो ये 12 आ गया, कुछ छात्र 27 माइनस 15 करेंगे तब भी उनके पास 12 ही आएगा। तो देखिए डी का मान और ए का मान तो आपको मिल गया। अब एक्चुअल में प्रश्न तो आपको ये बोला गया कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा अधिक होगा। तो आप मान लीजिएगा कि एनवा पद मतलब ए एन उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो अब आपने ए एन मान लिया क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा पद होगा, तो आपने मान लिया ए एन। तो देखो ए एन बराबर A54 प्लस 132 हो जाएगा क्योंकि दी गई शर्त के अनुसार तो आपके पास यही समीकरण बनेगा। अब यहां से आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो आपने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस फॉर्मूले का काफी ज्यादा यूज है, इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि कंटेस्ट कर लें इस फॉर्मूले को। तो देखो ए एन की जगह आप यहां पर लगा दोगे a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर, लेकिन अब आपको A54 लिखना होगा तो अब बस आप n की जगह 54 लगा दोगे यहां और यहां पर। तो ये आ जाएगा A54 बराबर a प्लस 54 माइनस 1 गुणा डी प्लस 132। तो आप देखो यहां पर आपके पास a और d आप निकाल चुके हो, तो वो यहां पर आप मान रख दो। इसमें a का मान 3 है और d का मान 12 है। तो देखिए a का मान आपने 3 रख दिया, n माइनस 1, d का मान आपने 12 रख दिया। n तो आपको निकालना है तो आप n को ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर आपने यहां पर देखिए दोबारा a का मान 3 रख दिया, ये देखिए 53 आ जाएगा 54 माइनस 1, और d का मान अब आप 13 रख दीजिएगा। सॉरी d का मान आपके पास 12 था तो यहां पर 12 रख रहा हूं प्लस 132। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इनको थोड़ा सरल करोगे तो ये तो 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा 12 आ गया बराबर 3 प्लस, अब देखिए 12 का गुणा अगर आप 53 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, मैं इकाई से चल रहा हूं, और 63 मतलब 636 आया प्लस 132 आ गया। तो आप देखिए n माइनस 1 गुणा 12 अर्थात आपने 3 को पक्षांतर कर दिया दाईं तरफ, तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 636 प्लस 132 माइनस 3। तो आप देखो कि ये माइनस 3 और प्लस 3 ये तो कैंसिल हो गए, तो ये 12 गुणा n माइनस 1 बराबर, जब आप इन दोनों को हल करोगे अर्थात जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, 6, 7, 768 आ गया बेसिकली। तो आपके पास n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12 आ जाएगा। तो देखो हल करने पर आपको मिल जाएगा 12 गुणा 6 72 और 12 चौक 48, मतलब n माइनस 1 आपके पास 64 आ गया।
अर्थात n बराबर आपके पास 64 प्लस 1 65 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी का यदि आप 65वां पद निकालते तो वो 54वें पद से 132 अधिक हो जाता। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान दिया है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले तो देखिए आपको दो समांतर श्रेणियां बोली गई हैं और बोला गया है कि उनके सारवंतर समान है। तो आपको जो समान बोला गया है केवल आप उन्हीं को समान माने, बाकी सबको आप एक जनरल तरीके से अलग अलग ही माने। अगर कुछ भी समान होना होगा तो अपने आप बाद में आ जाएगा, लेकिन जो आपको बोला गया है उसको तो आप पहले से ही समान मानेंगे ही मानेंगे। तो देखिए माना प्रथम समांतर श्रेणी के लिए अब प्रथम समांतर श्रेणी के लिए बात हो रही है तो आप उसका प्रथम पद मान लीजिएगा कैपिटल ए और सारवंतर आपने मान लिया स्मॉल डी। तो अभी आप ये देखो कि अगर द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए आप मानोगे तो मैं लिख देता हूं द्वितीय एपी के लिए, क्योंकि एपी को हिंदी में समांतर श्रेणी ही बोलेंगे। तो देखिए आप इसका प्रथम पद मान लीजिएगा स्मॉल ए, क्योंकि प्रथम पद के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था तो आप उनको फिर अलग अलग ही मानिए। लेकिन सारवंतर आप बिल्कुल सेम मानेंगे क्योंकि आपको दिया हुआ है। तो आपने देखिए स्मॉल डी ही मान लिया क्योंकि यहां पर भी स्मॉल डी आपने माना है। तो अभी आपने दोनों समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर मान लिए, क्योंकि यही आपको बेसिकली अलग अलग समांतर श्रेणियां बना देते हैं अगर प्रथम पद और डी अलग अलग होंगे तो यहां से आप देखो आपको बोला गया है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो आप देखिए अगर आप प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालोगे, मतलब आप निकालोगे इसका 100वां पद, तो देखो वो आ जाएगा आपके पास a प्लस 100 माइनस 1 गुणा डी। ये आपके पास पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद आ गया। अब देखो इस समांतर श्रेणी का आप 100वां पद निकालोगे तो वो आपके पास हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 गुणा डी, और अंतर बोला है तो आप माइनस कर दो बराबर 100 आ जाएगा। आपको ये तो बेसिकली यही दिया हुआ था तो हमने केवल वही लिखा है। ये आपने कंडीशन लिख दी जो आपको प्रश्न में दी हुई थी। अब देखो जब आप इसको हल करोगे तो a माइनस ए, क्योंकि आपने a और इस a को साथ में ले लिया। अब ये देखो आपके पास ये 99d बचा, इस तरीके से देखिए ये भी 99d ही आपके पास बचा है, और देखिए ये माइनस चिन्ह है तो यहां माइनस लगा दिया बराबर 100 आ गया। तो देखो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहां से एक समीकरण बन जाएगा कि a माइनस ए बराबर 100 आएगा। इसको आप समीकरण संख्या A1 मान लीजिएगा। अब आपसे जो पूछा गया है आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बोला गया है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा इनका। तो देखिए अगर आपको 1000वें पदों का अंतर निकालना है तो मतलब आप पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे तो a प्लस 1000 माइनस 1 गुणा डी आ जाएगा, माइनस आपको a प्लस 1000 माइनस 1 गुणा डी करना होगा क्योंकि यही तो आपसे पूछा गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सरल करते हैं, जो मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आप देखो इसको लिख सकते हो कैपिटल A प्लस ये 999d, तो आपने ये लिख दिया। अब इसी तरीके से आप देखो इधर ये आ जाएगा स्मॉल a प्लस देखो ये आ गया 999 गुणा डी। फिर आप देख रहे हो कि देखिए 999d प्लस का है यहां पर और ये देखो माइनस चिन्ह है के साथ, तो ये माइनस का बन जाएगा बेसिकली। तो ये कैंसिल हो गया तो आपके पास a माइनस ए ही बचेगा। मतलब इन दोनों का अगर 1000वें पदों का अंतर भी निकालेंगे तो a माइनस ए आएगा। और आप समीकरण संख्या 1 से देखो a माइनस ए तो आपके पास 100 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी के आप 1000वें पदों का अंतर भी देखोगे उन दोनों के तो वो भी आपके पास 100 ही आएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 12 तो हल कर दिया। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपको बोला गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इस बात को समझ लें
और अब हम इन प्रश्नों को करने का तरीका समझते हैं। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्याओं की बात हो रही है और 7 से विभाज्य की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या निकालिए 3 अंकों की। अब देखिए 3 अंकों की संख्याएं होती तो 100 से 999 के बीच में ही है, लेकिन आपको एक कंडीशन उसमें दे दी कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो आप सबसे छोटी संख्या पहले निकालेंगे जो 7 से विभाज्य हो। तो देखिए एक बार में हो सकता है आपको एकदम क्लियर ना हो कि कौन सी संख्या हो। तो देखो सबसे आसान तरीका होता है सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, तो आप 100 से भाग दे दो। तो आप जब 100 से भाग दोगे 7 का, तो देखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 बार भाग गया, ये 98 और 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 7 में आप 100 से भाग देंगे, सॉरी 7 से आप 100 में भाग देंगे तो 2 आपके पास शेषफल आ जाएगा। अर्थात आपको तो 100 से बड़ी संख्या मिलेगी। मतलब अगर आप इसमें 5 जोड़ दें तो ये 2 + 5 ये 7 बन जाता। अगर आप इसमें 5 जोड़ देते तो ये 7 बन जाता, तो ये 7 का दोबारा आप भाग दे सकते थे बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 जोड़ने पर सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो आपके पास सबसे छोटी संख्या 105 आ जाएगी। अब देखो 105 आ गई। अब आपको अगली 7 से विभाज्य संख्या चाहिए, तो आप बस इसमें 7 जोड़ते रहो। तो आप इसमें +7 करोगे तो 112 आ जाएगा। फिर देखिए आपको अगली संख्या यदि निकालनी होगी तो आप इसमें 7 जोड़ते रहो, तो आपके पास 119 आ गया। इसी तरीके से अगली संख्या निकालनी होगी तो +7 कर दो दोबारा, तो 126 आ गया। इस तरीके से आपके पास संख्याएं चलती रहेंगी। अब बात आती है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यदि आपको निकालनी है तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले तो देख लीजिएगा, 999 हो जाएगी। लेकिन आपको तो चाहिए कि 7 से विभाज्य संख्या ही आपके पास होनी चाहिए। तो आप देखिए आप 7 से विभाग करके देखेंगे तो देखो ये आपके पास आ गया 7, 29, चौक 28, 1, 19, 7 दूनी 14। तो आपके पास 5 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 999 को यदि आप 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। लेकिन आपको तो 999 या उससे कम वाली संख्या ही देखनी है, क्योंकि 3 अंकों की तो वही संख्या होंगी। इसका मतलब अगर आप इसमें से 5 घटा देते तो आप देखो आपके पास जो शेषफल था वो 0 बच जाता। तभी तो आप बोलेंगे पूर्ण विभाज्य होगी। इसका मतलब आप 999 में से 5 घटा दीजिएगा, तो आपके पास 999 में से 5 घटाने पर 994 आएगा। तो ये आपके पास आ गया कि जो सबसे बड़ी संख्या आएगी 3 अंकों की और 7 से विभाजित भी हो, वो 994 आ जाएगी। तो यहां से देखिए आपके पास एक खूबसूरत सी श्रृंखला आ चुकी है और अब आपके पास प्रश्न को हल करना काफी आसान हो चुका है। तो यहां पर इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि सबसे छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है और सबसे बड़ी संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए फिर आप देखो कि आपके पास अगर इस श्रेणी का पहला पद देखोगे तो वो तो 105 है। अब आप ये भी पता कर लीजिए कि क्या ये आपके पास एपी है या नहीं है। तो आप देखो a2 - a1 निकालो, 112 - 105 वो 7 आ जाएगा। a3 - a2 निकालो, 119 - 112 वो भी 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये श्रेणी बन रही है वो एक एपी अर्थात समांतर श्रेणी बन जाएगी। और आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। अर्थात बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि इस श्रेणी में जिसका प्रथम पद 105 है, सारवंतर 7 है और अंतिम पद 994, टोटल कितने पद आएंगे। तो आपने माना कि n पद आएंगे, तो आपके पास केवल एक ही फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी आप इस फॉर्मूले का देखिए यूज करेंगे तो an मतलब सबसे अंतिम पद आपके पास 994 हो गया, बराबर देखिए a मतलब प्रथम पद 105 प्लस n तो आपको पता ही नहीं है कि कितने पद होंगे, और d मतलब आप देख सकते हैं ये 7 आ गया। तो देखो 994 माइनस 105 बराबर 7 गुणा n माइनस 1 आ गया आपके पास। फिर आप देखिए यहां से जब आप इसको हल करोगे तो 994 में से आप 105 घटा दीजिएगा तो आपके पास 889 मतलब 889 आ जाएगा, बराबर 7 गुणा n माइनस 1। तो देखो n माइनस 1 बराबर ये 889/7 आ गया। तो देखो जब आप विभाजित करोगे तो ये आपके पास आ गया 12 और 127 मतलब 127 आ जाएगा विभाजित करने पर। अर्थात n माइनस 1 आपके पास 127 आ गया, तो आपके पास n बराबर 128 आ जाएगा। इसका मतलब n बराबर 128 जो आया है वही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप n बराबर 128 इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि इस समांतर श्रेणी में टोटल 128 पद होंगे।
जिसका पहला पद 105 है, सार्वंतर 7 है और अंतिम पद 994 है। अर्थात आपके पास जो 7 से विभाज्य संख्याएं हों और 3 अंकों की भी संख्याएं हों, ऐसी केवल 128 संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर यहां पर आ चुका है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 को पढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हो जाएंगे। तो अब आप ये देखो कि आपसे 4 के गुणज पूछा गया है। मतलब अगर आपके पास, मान लीजिएगा, मैं एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूं कि अगर आपके पास एक संख्या 44 है, तो अगर आपको इसका अगले संख्या लिखनी है जो 4 से विभाजित भी हो, तो आप वो 44 + 4 मतलब 48 करके लिख दोगे। इससे अगली संख्या है जो 4 से विभाजित हो, तो वो आपके पास 52 आ जाएगी। अर्थात आप 4 को बार बार जोड़ते रहेंगे तो आपके पास संख्याएं आती रहेंगी, और आप 4 को घटाते रहोगे तो भी वो संख्याएं ऐसी ही होंगी जो 4 से विभाजित हों। तो अब यहां पर ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया। अब यहां प्रश्न पर आते हैं। तो देखो आपसे जो बोला गया है वो बोला गया है 10 से लेकर 250 के बीच में। तो देखो सबसे पहले आपको अगर पहली संख्या ज्ञात करनी है तो वैसे तो ये काफी सरल है आपके पास, कि आप 10 से सीधे विभाजित करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी पहली संख्या कौन सी आएगी 10 से बड़ी जो होगी। तो देखो मैं सीधे अगर आपको बताऊं तो आपको सीधे पता लग जाएगा कि वो संख्या तो 12 है, क्योंकि गणना करना बहुत आसान है, क्योंकि 12 कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है कि आप गणना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको एक तरीका बताऊं तो वो तरीका पिछले प्रश्न जैसा ही है। इसमें आपको 4 से विभाजित करना है 10 को। तो देखिए अगर आप 4 से 10 को विभाजित करेंगे तो आपके पास 4 दूनी 8 और ये 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो देखो 10 से बड़ी संख्या चाहिए। इसका मतलब आप इसमें कितना जोड़ दें कि ये जो शेषफल है वो 0 बन जाए। तो आप देखो अगर आप इसमें 2 जोड़ देते तो आपके पास 4 आ जाता, तो 4 से आप विभाजित कर देते इसे। इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 में 2 जोड़ दीजिएगा इस वाले 2 को, तभी तो 4 से विभाजित होगा। तो आपको यहां से समझ में आ गया 10 में 2 जोड़ने पर 12 मिल जाएगा। तो देखिए आपको पहली संख्या बहुत आसानी से मिल गई 12। अब देखिए अगली संख्या कौन सी होगी, मतलब 4 जोड़ने पर आएगी 16। अगली संख्या आपके पास 4 जोड़ने पर 20, 24, कुछ इस तरीके की आती रहेंगी। अब बात करते हैं कि सबसे अंतिम संख्या कौन सी होगी। तो देखो अब आपसे बोला गया था 250 से छोटी ही होनी चाहिए। तो 250 से आप 250 में आप 4 से भाग देंगे तो देखो आपके पास आ जाएगा 10, 4 दूनी 8। तो देखिए 2 शेषफल बचा। अब यहां पर आपको तो शेषफल 0 चाहिए होता है, क्योंकि विभाजित करने की बात हो रही है। अगर गुणज हो या पूर्णतः विभाजित बोला जाए इसका मतलब शेषफल 0 होता है। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर तो शेषफल 2 बच रहा है। तो अगर आप इसमें 2 जोड़ देते तो ये 252 हो जाता, लेकिन आपको तो छोटी संख्या चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें से 2 घटा दें तो आपके पास 0 बच जाएगा, और आप यही तो चाहते हो कि शेषफल 0 हो जाए, तभी तो आप बोलते पूर्ण गुणज है। इसका मतलब आप 250 में से इस 2 को हटा दीजिएगा, अर्थात आपके पास सबसे बड़ी संख्या जो आएगी 250 से पहले 248 आ जाएगी, क्योंकि 250 - 2 248 हो जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास ये सभी संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 से 250 के बीच में भी हैं और 4 के गुणज भी हैं। लेकिन आपको तो बोला गया है कितने गुणज हैं, अर्थात इन सभी संख्याओं के नंबर में बताना है कि एक्चुअली कितनी संख्याएं आएंगी। तो देखो आपको यहां से ये पता लग गया कि पहला पद तो 12 हो गया, और आप देखो सार्वंतर यदि आप निकालोगे तो वो आपके पास 16 - 12 4 आ जाएगा। कुछ छात्र 20 - 16 करेंगे तो वो भी 4 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्रेणी है आपके पास वो समांतर श्रेणी अर्थात एपी बन गई है। अब चूंकि एपी बन गई है तो आप मान लीजिएगा, माना एपी में n पद है। तो अगर एपी में n पद हैं इसका मतलब ये हुआ कि 248 जो होगा वो आपके पास nवां पद हो जाएगा। तो देखिए ए एन बराबर a प्लस n - 1 गुणा डी। आपके पास केवल एक ही फॉर्मूला होता है, तो आप ये फॉर्मूला देखिए लगाएंगे यहां पर। तो ए एन मतलब ये तो 248 हो गया, बराबर ए का मान 12 हो गया, एन आपको पता ही नहीं है, और डी का मान आपके पास 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 गुणा n - 1, मतलब आपने इस पद को तो ऐसे ही लिखा और 12 को पक्षांतर कर दिया बाईं तरफ, तो ये आ गया 248 - 12 अर्थात 236। तो देखिए अब आप n - 1 यदि निकालेंगे तो वो आ जाएगा 236/4। तो देखो 4 से 5 बार और ये 59, तो 59 आया, अर्थात n - 1 आपके पास 59 आया। तो n का मान 59 + 1 अर्थात 60 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि
अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे 60 पद होंगे जो 4 से गुणज होंगे या 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो देखिए, अब आपने प्रश्न संख्या 14 तो हल कर दिया। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 15 में आपको बोला गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, जिसमें पहली श्रेणी दी हुई है जिसके पद हैं 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और देखिए आपको दूसरी श्रेणी दी हुई है जिसके पद हैं 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। तो आप देखो, आपको पहली श्रेणी दी हुई है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, मतलब कुछ इस तरीके से पद चल रहे हैं, और यहां पर दूसरी श्रेणी दी हुई है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। अब देखिए, अगर आप इस श्रेणी के लिए बात करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा 63, मतलब पहला पद, और आप सारवंतर निकालोगे तो वो आपके पास देखिए आ जाएगा यहां से 65 माइनस 63, मतलब 2 के बराबर, क्योंकि ये AP आपको पहले ही बोल दिया गया समांतर श्रेणी है, ये भी आपको समांतर श्रेणी बोली गई है, तो आप बार बार चेक नहीं करेंगे कि सब मान बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं सारवंतर के, तो आप सीधे एक बार में निकाल सकते हैं। तो देखिए, a तो आपके पास 63 आ गया और d आपके पास 2 आ गया, तो आपको इसका nवां पद निकालना है, क्योंकि आपको बोला गया है कि nवें पद बराबर करने हैं। तो सबसे पहले आप nवां पद निकालो, तो वो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d, अर्थात an। देखो, ये आपके पास आ गया 63 प्लस n माइनस 1 गुणा 2, तो आप इसको समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर आप देखिए, अगर हम इस AP की बात करें तो इसका पहला पद आपने कैपिटल A मान लिया, मान लीजिएगा 3 हो गया। इसका सारवंतर D कैपिटल में मान लिया मैंने, तो 10 माइनस 3, तो देखो ये 7 आ गया। तो इसका भी यदि आप nवां पद निकालोगे तो वो आ जाएगा कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D। अब यहां पर ये संदेह हो सकता है कि यहां पर आपने n और n एक जैसे क्यों लिए, क्योंकि आप देखो n के मान के लिए nवें पद बोला गया है, तो यहां पर देखो स्मॉल n ही बोला गया है, तो आपको दोनों प्रश्न में स्मॉल n ही लेना होगा। तो देखिए, an बराबर 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान आपने 7 लगा दिया, इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। अब यदि आप प्रश्न में गौर करेंगे तो आपको बोला गया है कि nवें पद बराबर होने चाहिए, अर्थात प्रश्न की कंडीशन के हिसाब से आपसे बोला गया है कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 होने चाहिए, क्योंकि आप देखो आपको बोला गया है कि an स्मॉल में और कैपिटल An दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप इनको देखिए बराबर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 गुणा 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 गुणा 7। तो देखिए, अगर आप 3 को पक्षांतर कर दें इधर, और ये n माइनस 1 गुणा 2 इसको पक्षांतर कर दें दाईं तरफ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जो अचर पद हैं उनको एक तरफ ले आएं और n वाले पदों को एक तरफ ले जाएं। तो देखिए, ये आ जाएगा 63 माइनस 3 बराबर, अब देखो इसको यदि आप हल करोगे तो आपके पास आ गया 7n माइनस 7 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 2 से गुणा करने पर 2n माइनस 2, और आप इधर ले आए तो देखिए माइनस आ चुका है इधर। फिर आप देखिए इनको यदि आप और सरल करेंगे थोड़ा, तो ये देखो 63 माइनस 3, ये तो 60 आ गया, बराबर 7n माइनस 7। अब देखो ये माइनस चिन्ह है, ये कोष्टक लग रहा है, मतलब सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो माइनस 2n प्लस 2 आ गया। तो देखिए 60 बराबर 7n में से 2n घटाओगे तो 5n आ गया, माइनस 7 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो माइनस 5 आ जाएगा, अर्थात 5n आपके पास आ जाएगा 60 प्लस 5, तो यहां से 5n आपको 65 मिल जाएगा। तो अब 5n चूंकि आपके पास 65 आ गया, अर्थात n का मान आपके पास 13 हो जाएगा। तो आपको यही बोला गया था कि आपको n का मान निकालना है। तो आपको यह समझ में आ गया कि n बराबर 13 के लिए दी गई दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हो जाएंगे, मतलब आप दोनों श्रेणियों का 13वां पद निकालो तो वो आपके पास बराबर ही आएगा। आप देख सकते हो आपसे यही पूछा गया था, तो इस तरीके से आपके पास n बराबर 13 उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 16 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आप ये देखिए, आपको AP ज्ञात करनी है, अर्थात समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने का मतलब तो ये हुआ कि आपको समांतर श्रेणी के
3-4 पद लिख देने हैं और फिर आपके पास एक समांतर श्रेणी आ जाएगी। अब यहां से आप देखो, आपको बोला गया है कि तीसरा पद तो 16 है, तो अगर आप समांतर श्रेणी का पहला पद a मान लें और अगर आप सार्वंतर d मान लें, तो आप देखिए फॉर्मूले लगाएंगे जो जो आपको कंडीशन दी हुई है। आपके पास कंडीशन दी हुई है तीसरा पद 16 है, अर्थात a3 आपको 16 दिया हुआ है। और आप देखो एक फॉर्मूला आप जानते हो, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपके पास। अब यहां से a3 यदि आप निकालोगे तो आपके पास आ गया 16 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात आपके पास a प्लस 2d, ये 16 के बराबर आ जाएगा। तो आपने यहां पर 16 भी लिख दिया और आप इसको समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर आप देख रहे हैं आपको अगली कंडीशन दी हुई है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए आपको बोला गया है a7 अर्थात सातवां पद a5 से 12 अधिक है, तो आपने a7 बराबर a5 प्लस 12 लिख दिया। तो आप देखो a7 आपके पास हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 गुणा d बराबर a5 आपके पास हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 गुणा d प्लस 12। तो आप देखो a से ये a आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा 7d माइनस डी बराबर यहां पर आ जाएगा 5d माइनस डी प्लस 12। तो देखिए ये आपके पास आ गया 6d बराबर, ये देखो 4d प्लस 12 आ गया। तो जब आप 4d को पक्षांतर करेंगे बाईं तरफ तो ये आपके पास 2d बराबर 12 आ जाएगा। तो आप देखिए आपके पास d बराबर 6 आ जाएगा। तो अब आपने d अर्थात सार्वंतर तो निकाल लिया। अब आप देखिए समीकरण 1 से देख सकते हैं कि a प्लस 2 इंटू डी, मतलब आपने 6 निकाला है, बराबर 16 हो जाएगा। तो a बराबर देखिए 16 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 हो जाएगा और आपने इसको पक्षांतर कर दिया दाईं तरफ। तो यहां से आपके पास a बराबर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहला पद निकाल लिया उस समांतर श्रेणी का और सार्वंतर निकाल लिया। अब बात आती है कि समांतर श्रेणी क्या होगी, अर्थात एपी आपको लिखनी है। तो आप जानते थे कि आपके पास जो पद आएंगे वो a, दूसरा पद a प्लस डी आएगा, इसी तरीके से आगे वाला पद a प्लस 2d आएगा, आगे वाला पद a प्लस 3d आएगा। इस तरीके से आपके पास पद आएंगे। तो आपको केवल 3-4 पद आपको दिखाने होते हैं और आप फिर डैश लगा दोगे, अर्थात समांतर श्रेणी कुछ ऐसी आ जाएगी। क्योंकि आप सब पद तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कितने पद आएंगे। तो आप ये देखो पहला पद जो होगा आपके पास वो 4 हो जाएगा, क्योंकि वो तो a है और उसका मान आपके पास 4 है। दूसरा पद देखिए a प्लस डी है, अर्थात 4 प्लस 6 अर्थात 10 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा पद यदि आप देखोगे तो 10 में d जोड़ दो तो ये 16 आ जाएगा। इसी तरीके से चौथा पद आपके पास 16 में d जोड़ देंगे, अर्थात 6 जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा। आगे निकालोगे तो 22 में आप d अर्थात 6 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये पद आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये जो आपने समांतर श्रेणी लिखी है 4, 10, 16, 22, 28 और ऐसे आपके पास ये चलती रहेगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक एपी आपको दी हुई है जिसके पद हैं 3, 8, 13 डैश 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 और अंत में 253 दिया हुआ है। आपको इसमें बोला गया है इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए भी हम एक नया फॉर्मूला समझते हैं और एक हम प्रॉपर तरीके से भी इसको करेंगे। तो मेथड 1 समझ लेते हैं। तो मेथड 1 है आपके पास, अगर आपके पास 3, 8, 13 है और ऐसे करके कुछ पद आपको दिए हुए हैं और अंतिम पद 253 दिया हुआ है, तो आप जैसे प्रथम पद को a बोलते थे तो a आपके पास यहां पर देखिए आ जाएगा 3 के बराबर, क्योंकि प्रथम पद तो 3 ही है आपके पास। अगर आप d निकालें अर्थात सार्व अंतर निकालें तो आप देखिए आपके पास जो सार्व अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 माइनस 3 निकाल लो 5 आ जाएगा। कुछ छात्र 13 माइनस 8 करेंगे तब भी आप देख सकते हैं आपके पास 5 ही आएगा, तो वो आप कैसे भी निकाल सकते थे सार्वंतर। और जो अंतिम पद होता है उसे आप L बोल देते हैं, तो अंतिम पद को आपने यहां से L बोल दिया। तो आप देखो अंतिम पद तो आपके पास 253 है, तो आपके पास L जो होगा वो 253 हो गया। अब आप एक फॉर्मूला देखिए, आपको बोला गया है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। तो एक फॉर्मूला हम सीखते हैं सबसे पहले। अगर आपको अंत से
nवां पद निकालना हो तो उसको हम a डैश n से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपके पास हो जाता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो देखिए इस फॉर्मूले में आप लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको अंत से आप देख सकते हो आपको 20वां पद ज्ञात करना है, अर्थात a डैश 20 ज्ञात करना है। तो देखिए जब आप l का मान लगाओगे तो वो तो 253 है, माइनस n का मान आपने 20 लगा दिया तो 20 माइनस 1 हो गया, और d का मान आपके पास 5 है तो इस तरीके से आपने यहां पर 5 भी लिख दिया। तो अभी आप देखो आपके पास अंत से 20वां पद अर्थात a डैश 20 ये हो जाएगा 253 माइनस ये देखो 19 है और ये 5 का गुणा चल रहा है अर्थात 19 इंटू 5 95 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास अंत से 20वां पद जो होगा वो आ जाएगा यहां पर 158 के बराबर। तो इस तरीके से जो 158 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया अपना मेथड 1। अब हम देखते हैं मेथड 2 से इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आप देखो मेथड 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एपी लिखेंगे तो आपको दिया हुआ था 3, 8, 13 से लेकर 253 में अंत से 20वां पद आपको निकालना था। तो जब भी आपको अंत से कोई भी पद पूछे तो आप क्या करेंगे, उस समांतर श्रेणी को पलटकर लिख देंगे। तो आप लिखोगे 253 कॉमा, देखो पलटकर लिखोगे तो अब देखो 13 लिख दोगे, फिर 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और उसमें आप शुरू से अर्थात प्रारंभ से 20वां पद निकालेंगे। तो यहां से बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई भी बोले कि किसी भी समांतर श्रेणी में अंत से कोई सा भी पद बोले, जैसे अंत से बोलेगा 4वां पद, तो आप उसके सभी पदों को पलटकर लिख दो और प्रारंभ से 4वां पद निकाल दो। तो जैसे आपको यहां पर बोला कि आपको अंत से 20वां पद निकालना है, तो आपने देखिए यहां पर इस समांतर श्रेणी को पलट दिया, देख सकते हो आप, और आप उसमें शुरू से 20वां पद ज्ञात कर दोगे। तो अब देखिए अंत से 20वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला अगर किसी को नहीं भी आता है तो शुरू से 20वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आपको आता ही है। शुरू से 20वां पद ज्ञात करने का या कोई भी nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ये फॉर्मूला तो आपको काफी बार कंठस्थ हो चुका होगा। फिर आप देखो कि यहां पर a आपके पास अब ये बन जाएगा 253, क्योंकि आप इससे हल करोगे इस प्रश्न को। जो आपके पास d होगा, तो देखो यहां पर तो कोई दूसरा पद दिया नहीं है कि आप घटा दो, लेकिन आप यहां से देख सकते हो 8 माइनस 13 करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा। कुछ छात्र 3 माइनस 8 कर देंगे तब वो भी आपके पास माइनस 5 आ जाएगा। तो बेसिकली डी भी आपने निकाल लिया जो कि माइनस 5 के बराबर आया। तो इस तरीके से इस श्रेणी का जो शुरू से 20वां पद आएगा वो आ जाएगा a 20 बराबर a का मान 253 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान आप देखो माइनस 5 हो जाएगा यहां से। तो आप देखो कि ये जो आंसर आएगा a 20 ये हो जाएगा 253। अब देखो ये 19 है और ये माइनस का 5 अर्थात माइनस का 95 हो जाएगा। तो अगर आप 253 में से 95 घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 158 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको यहां पर दोनों मेथड हमने सिखाए हैं और दोनों ही मेथड काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो आपको इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो अभी आप ये देखिए कि अगर आप उस एपी का अर्थात समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान लें और सार्वंतर डी मान लें, तो आप देखो पहले कथन में आपको बोला गया है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद अर्थात a4 और 8वां पद अर्थात a8 इनका योगफल आपको 24 दिया गया है। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। इसको भी अभी हम हल करेंगे और यहां से एक देखो समीकरण बनेगा आपके पास कि छठे और 10वें पद का योग 44 था, तो छठा पद a6 और 10वां पद a10 इनका योगफल 44 हो गया। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब यहां से आप देखो कि अगर आप a4 निकालोगे तो आपके पास तो फॉर्मूला एक ही होता है कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी।
तो देखो A4 जो होगा वो आपके पास आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1D अर्थात 3D प्लस A8 यदि आप निकालोगे तो वो आपके पास A प्लस 7D आ जाएगा बराबर 24 हो गया। अब देखो इसे यदि आप हल करोगे तो 2A प्लस 10D बराबर आपके पास 24 आ जाएगा। अगर आप 2 से देखिए विभाजित भी करें कॉमन लेके तो आपके पास 2 कॉमन लिया तो A प्लस 5D आपके पास ये आ जाएगा 24 के बराबर। तो देखिए 2 से यदि 24 को आप कैंसिल करोगे तो आपके पास ये 12 आ जाएगा। तो अर्थात A प्लस 5D आपके पास 12 आ गया। अब आप ये देखिए कि A6 इसको आप लिखोगे A प्लस 5D प्लस इसको आप लिखोगे A प्लस 9D बराबर 44। तो आप देखो ये 2A प्लस 14D बराबर 44 हो जाएगा। तो ये आपके पास A प्लस देखिए 7D आ गया, 2 कॉमन ले लिया आपने और यहां पर 44 चल ही रहा है। तो देखो 2 से आपने इसको कैंसिल किया तो ये 22 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखिए A प्लस 7D 22 बन जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दीजिएगा और इसको आप समीकरण संख्या 4 बोल दीजिएगा। तो अभी हम समीकरण संख्या 3 व 4 से हल करते हैं। तो देखो A प्लस 5D ये तो 12 के बराबर है और A प्लस 7D ये आपके पास 22 के बराबर आ चुका है। तो आपने 22 लिख दिया। अब आप विलोपन विधि का यूज करके किसी एक चर को घटाएंगे। तो जैसे आप घटाओगे तो आपके पास चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे अर्थात माइनस माइनस और यहां भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस A और माइनस A कैंसिल हो गया। यहां 5D माइनस 7D बचा अर्थात माइनस का 2D बराबर देखो 12 में से यदि आप 22 घटाओगे तो माइनस का 10 बचा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो 2D बराबर आपके पास 10 आ गया। तो आपके पास D का मान 5 आ जाएगा। तो देखिए आपने D का मान तो आसानी से निकाल लिया। अब आपको A का मान निकालना होगा तो आप किसी भी एक समीकरण में ले लीजिएगा, समीकरण संख्या 3 या 4 से। तो जैसे हम मान लीजिएगा समीकरण 3 से हल करते हैं। तो देखो समीकरण 3 से आपके पास हो जाएगा A प्लस 5D है यहां पर तो 5 इंटू डी मतलब 25 बराबर 12 हो जाएगा। तो A का मान आपके पास -13 आ गया। अब आप यहां से देखो कि आपके पास A का मान भी आ चुका है और D का मान भी आ चुका है अर्थात सारवंतर भी आ गया। तो अब आपको जब भी AP लिखनी होगी तो आप AP में जानते थे वो तो आपके पास कुछ इस तरीके को बताएंगे, पहला पद A फिर अगला पद A प्लस D फिर अगला पद A प्लस 2D फिर अगला पद A प्लस 3D और ऐसे आपके पास डैश 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 करके आप लिखते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको बोला गया है कि केवल 3 पद आपको ज्ञात करने हैं अर्थात आप A निकाल दीजिएगा A प्लस D और A प्लस 2D केवल। तो देखो A तो आपके पास आ ही चुका है -13, A प्लस D अर्थात -13 में आप 5 जोड़ोगे तो -8 आ गया। A प्लस 2D अर्थात -13 में 2 गुणा 5 अर्थात 10 जोड़ोगे तो -3 आ जाएगा और बाकी आपके पास चलते रहेंगे। तो आप देखिए यहां पर आपने 3 पद भी निकाल दिए समांतर श्रेणी के, जो कि पहला पद तो -13 हो गया, दूसरा पद -8 और तीसरा पद आपके पास -3 हो चुका है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 19 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 में आपको बोला गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उनका वेतन ₹7000 हो गया होगा? तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि 1995 में सुब्बा राव को 5000 रुपए मिल रहे थे। ये 1995 की हमने बात करी है। अगर अगले साल देखेंगे अर्थात 1996 में तो उनके पास 200 रुपए की वृद्धि आ गई होगी। तो मतलब अब उनकी मासिक जो वेतन होगा वो 5200 रुपए हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि सुब्बा राव ने अगले वर्ष में मतलब 5200 जिस वर्ष में मिल रहे होंगे उसके अगले वर्ष में वेतन निकालोगे तो 5400 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस सवाल को कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो आपके पास श्रेणी बन रही है इस श्रेणी का कौन सा पद 7000 हो जाएगा, क्योंकि आपको वो साल निकालनी है जब उनका वेतन 7000 हो गया होगा। तो आप ये देखो कि ये आपके पास कौन सी श्रेणी बन रही है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो देखिए डी निकाल के देखो तो आप देखोगे 5200 माइनस 5000 ये आपके पास 200 आ रहा है। इसी तरीके से आप देखो 5400
माइनस 5200 यदि निकालोगे तो वो भी आपके पास 200 ही आएगा। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि ये दोनों मान तो सेम आ रहे हैं, अर्थात जो डी होगा वो 20 आपके पास हो चुका है। अब बात आती है कि इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, क्योंकि अगर डी समान आ रहा है सभी का, मतलब ये समांतर श्रेणी बन चुकी है, तो ये एपी बन गई है। अब इस एपी का प्रथम पद निकालते हैं, तो देखिए ये तो आपको पास सीधे पता लग रहा है, ये 5000 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में उनका वेतन 7000 रुपए हो गया होगा। तो मान लीजिएगा जैसे आपको नहीं पता, तो आप मान लेते हैं कि माना एनवे वर्ष में वेतन जो हो जाएगा वो 7000 रुपए हो गया। तो अब आप देखिए फॉर्मूला लगाओगे आप, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो आप देखो ए एन बेसिकली आपको पता लग गया कि वो 7000 है, क्योंकि पद का मान यही तो होता है ए एन। ए का मान आप देखिए 5000 है, प्लस अब देखो एन का मान तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वर्ष है वो, और डी का मान आपके पास 200 आ चुका है, यहां 200 लिख देते हैं। तो आपने 200 लिख दिया, फिर आप देख रहे हैं यहां पर कि ये आ जाएगा 7000 माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 गुणा 200। तो देखिए ये जब आप हल करोगे तो आपके पास ये 2000 आ गया, बराबर n माइनस 1 गुणा 200 आ गया। तो आप देखो जीरो से जीरो ये कट गए, तो आपके पास जो n माइनस 1 बचा वो बचेगा 20/2, क्योंकि आप देखो ये 2 बचा था तो आपने भाग कर दिया इससे। तो जब आप 2 से 20 में भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, अर्थात आपके पास n माइनस 1 10 आ जाएगा। तो n का मान 10 प्लस 1 अर्थात 11 हो जाएगा। तो यही आपका बेसिकली उत्तर हो जाएगा, क्योंकि n ही तो आपने माना है कि वो वर्ष होगा जब उसका वेतन 7000 रुपए हो गया होगा। अतः 11वें वर्ष में वेतन रुपए 7000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर भी निकाल दिया है। तो देखिए अब हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 20 को हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपए 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 1.75 बढ़ाती गई। यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपए 20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अगर इस प्रश्न को हम थोड़ा गणितीय रूप में लिखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करी है, दूसरे सप्ताह में आपको बोला गया है कि 1.75 रुपए की बचत बढ़ा दी है, तो आपने 5 प्लस 1.75 लिख दिया। अब आप देखो ये आपके पास हो गया दूसरे सप्ताह की बचत। अब तीसरे सप्ताह में आप देखो इसी में लिखा हुआ है कि अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 1.75 बढ़ाती गई है। मान लो जो तीसरे सप्ताह में आपके पास आ जाएगा वो 1 प्लस 1.75 प्लस 1.75 हो जाएगा। इस अगले सप्ताह की बात करेंगे तो आप इसमें दोबारा 1.75 जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आपके पास बचत होती जा रही है 1.75 रुपए की। अब यहां पर प्रथम तो आपको 5 बोला ही गया था, तो अब आपको बोला गया है इस तरीके से वो बचत होती रहेगी। तो ऐसा कौन सा बचत वाला सप्ताह होगा जिसमें वो बचत कुल मिला के 20.75 हो जाएगी या 20.75 हो जाएगी। तो आप देखो सबसे पहले तो इसका डी निकाल के देखोगे, डी मतलब सार्वंतर। तो देखो जब आप 5 प्लस 1.75 में से 5 घटाओगे तो आपके पास 1.75 हो गया। इसी तरीके से अगर आप तीसरे पद में से 2 पद घटाओगे तब भी आपके पास 1.75 ही आएगा। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि ये समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि आपके पास जो अंतर आ रहा है क्रमागत पदों का वो बराबर आ रहा है 1.75 के। तो ये एपी बन रही है और जो सार्वंतर आ जाएगा वो 1.75 आपको पता लग गया। फिर आप देखो बारी आती है प्रथम पद लिखने के लिए। तो प्रथम पद ए, तो वो तो देखिए आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये तो पहला पद यही हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब आपसे बोला गया है कि जो एनवा पद है अर्थात ए एन आपको बोला गया है जो 20.75 है, तो आपने 20.75 कर दिया। बस अब आपको एन का मान ज्ञात करना है कि आखिर वो कौन सा पद होगा। तो देखिए सबसे पहले आपने एक ही फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो आप देखो यहां पर आप सभी मान लगा दोगे और आपको एन का मान ज्ञात करना है।
तो देखिए an का मान तो 20.75 बराबर a का मान आप देखो ये 5 हो जाएगा, प्लस n का मान आपको पता ही नहीं है, और d आप देखो 1.75 हो गया। तो इस तरीके से जब आप देखोगे, इसको हल करोगे, तो आप देखिए 5 को पक्षांतर करोगे बाईं तरफ, तो आपके पास 20.75 माइनस 5 बराबर ये आ जाएगा n-1 गुणा 1.75। तो अगर आप 20.75 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास 15.75 आ गया, बराबर n-1 गुणा 1.75 हो गया। तो अभी आप ये देखो कि इन दशमलव को हम हटाते हैं अपनी गणना को सरल बनाने के लिए। तो अगर कुछ भी ना हो तो आप तो 1 मानते हैं। अब आपने दशमलव हटाया है, 2 अंक थे दशमलव के बाद, तो यहां पर 2 जीरो आपने लगा दिए। इसी तरीके से ये 1 मानते हैं और दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे। तो आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा 1575। अब देखो तिरछा गुणा आप कर रहे हो तो गुणा 100, क्योंकि इस 100 को आपने इधर भेजा है, बटे 100 ये वाला आपने लिख दिया, और 175 को अब आप भाग कर देंगे इधर, बराबर ये n-1 हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो 100 से 100 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब 1575 बटे 175 बचा। हो सकता है आप एक बार में इतना बड़ी कैलकुलेशन ना कर पाए, तो आप इसको छोटे छोटे भागों में कट करें। तो देखिए जैसे आप इसको 25 से कट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 63, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 25 गुणा 7 175 होता है, तो 7 आ गया। अब इसी तरीके से आपके पास n-1 आ गया 63 बटे 7। फिर आप देख रहे हो कि यदि 7 से आप 63 को कट करोगे तो 9 बार आ जाएगा, अर्थात आपके पास n-1 का मान 9 आ जाएगा, तो n का मान आपके पास 10 आ जाएगा। और आप देखिए आपको प्रश्न में n का मान ही पूछा गया था, तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा।